गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेक्चर नंबर 2 के अंदर चैप्टर 2 रैखिक सहसंबंध का अभ्यास करेंगे। हमने आगे वाले लेक्चर के अंदर देखा है दो चीज़ों के बीच में संबंध के बारे में। अब हम सहसंबंध अर्थात क्या होता है उसके बारे में अभ्यास करें तो सहसंबंध मतलब के दो संबंधित यादच्छिक चल। संबंधित चल हमने लेक्चर नंबर 1 में देखा था। संबंधित चल का मतलब क्या होता है, कौन सी चीज़ें, आयु और ऊंचाई है, मांग और पूर्ति है, उसके अलावा वस्तु की कीमत और मांग है। तो ये दो संबंधित यादच्छिक चल हो गए। उनके मान में प्रत्यक्ष या तो फिर परोक्ष कारणों से एक साथ में कमी हो रही हो या वृद्धि हो रही हो तो हम उन दोनों चलों के बीच सहसंबंध है ऐसा कह सकते हैं। उसी तरीके से सहसंबंधक का मतलब क्या होता है कि दो चलों के बीच के रैखिक सहसंबंध की घनिष्ठता या मात्रा को सहसंबंधक कहते हैं। मतलब कि जो भी दो चल है उनके बीच में जो संबंध है उसकी घनिष्ठता या उसकी मात्रा कितनी है उसको हम क्या बोलेंगे, सहसंबंधक। सहसंबंधक मतलब क्या होता है, रिलेशन मतलब के संबंध, और संबंध मतलब रिलेशन, और उसका स्टार्टिंग कहाँ से होता है, फर्स्ट लेटर कौन सा होता है रिलेशन का, आर। इसीलिए जिसे संकेत में हम किसके द्वारा जानते हैं, आर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो उसको हम संबंध में आर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब सहसंबंध के अध्ययन की विधियां कि ये जो सहसंबंध है उसका अध्ययन हम कौन से तरीके से कर सकते हैं। तो सहसंबंध के अध्ययन की टोटल 3 विधियां हैं, जिसमें से सबसे पहली है विकीर्ण आकृति की विधि, कि जिसके अंदर हम यहाँ पर जैसे देख रहे हैं वैसे अलग अलग आकृति के आधार पर दो चीजों के बीच में, दो चलों के बीच में कैसा संबंध है वो ज्ञात करेंगे। उसके बाद में है कार्ल पियर्सन के गुणन प्रधान की विधि, जिसके अंदर हमें सूत्र के द्वारा सवाल को हल करके दोनों के बीच में कैसा संबंध है वो गणना करनी है। और तीसरी है स्पीयरमैन के क्रमांक सहसंबंध की विधि, इसमें भी सूत्रों के द्वारा क्या करनी है, गणना करनी है। अब स्टूडेंट हम सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट विधि है जो स्वाध्याय नंबर 2.1 में दी हुई है उसके थोड़े बहुत एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसको थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, उसके बाद में हम स्वाध्याय करेंगे। तो सबसे पहली जो रीत है वो विकीर्ण आकृति की विधि, मतलब कि विकीर्ण आकृति की विधि। विकीर्ण आकृति की विधि के अंदर हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जिसके अंदर क्या होगा कि हमने बना दिया कि भाई ये हमारे लिए एक्स अक्ष है और ये जो है हमारे लिए कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष है। अब एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अंदर हमने लिख दिया कि ये जो है वो हमारे लिए एक्स अक्ष मतलब के विद्यार्थी की आयु है और वाई अक्ष मतलब के विद्यार्थी की क्या है, ऊंचाई है। अब इन दोनों के बीच में जो संबंध है उसके लिए हमारा जो ग्राफ है वो ग्राफ कैसे बनेगा, तो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ, ऊंचाई की तरफ जाएगा। लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ क्या जाएगा, ऊपर की तरफ जा रहा है। और अगर ऊपर की तरफ ग्राफ जाए और लाइन इस तरीके से सीधी आए, अगर सीधी लाइन आ रही है तो हमें समझ जाना है कि उन दोनों के बीच में जो संबंध है वो कैसा है, संपूर्ण धन सहसंबंध। ये सहसंबंध का जो चैप्टर है तो सहसंबंध के अंदर जो हमारे आंसर आते हैं वो क्या आता है, r बराबर -1 से लेकर +1 तक ही आंसर हो सकते हैं। मतलब -1 से कम नहीं और +1 से ज्यादा नहीं। तो ऋण और धन में -1 से लेकर +1 तक। तो इस तरीके की आकृति बन रही है, मतलब कि आयु भी बढ़ रही है, ऊंचाई भी बढ़ रही है, तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा। तो हम उसको बोल पाएंगे कि इन दोनों के बीच में संपूर्ण कौन सा संबंध है, धन सहसंबंध है। और संपूर्ण धन सहसंबंध मतलब कि r बराबर आंसर कितना आएगा,
प्लस में 1 आएगा। उसी तरीके से हमारे पास दूसरी आकृति है जिसके अंदर ये हमारे लिए x अक्ष है, ये हमारे लिए y अक्ष है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर भी जो ग्राफ हमारा बन रहा है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर ऊपर की तरफ जा रहा है, पर क्या हो रहा है, लाइन जो बन रही है वो लाइन सीधी नहीं है, इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनकर ऊपर की तरफ जा रही है। तो सीधी लाइन नहीं बन रही है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन बन रही है, पर लेफ्ट साइड से राइट साइड की साइड ऊपर की तरफ जा रहा है। तो है तो धन सहसंबंध, पर संपूर्ण धन सहसंबंध नहीं है। कौन सा संबंध है, आंशिक धन सहसंबंध। और आंशिक धन सहसंबंध होता है तो आर का आंसर परफेक्ट +1 नहीं होता है, पर आर का आंसर +1 के क्या होता है, नजदीक होता है। उसी तरीके से तीसरी आकृति में देखें तो तीसरा जो ग्राफ है वो क्या है, तो x अक्ष पर हमने लिया हुआ है वस्तु की कीमत और y अक्ष पर लिया हुआ है वस्तु की मांग। अब वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग के अंदर कैसा संबंध होता है, विरुद्ध संबंध होता है। मतलब कि वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मांग कम होगी, और अगर वस्तु की कीमत कम होगी तो मांग क्या होगी, बढ़ेगी। तो इस तरीके का सवाल होगा। और अगर हम ग्राफ पेपर पर दोनों के पॉइंट बनाएंगे तो क्या होगा कि हमारा जो ग्राफ है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर ऊपर की तरफ जाएगा, और राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर ऊपर की तरफ जाएगा। और रेखा जो बन रही है, अगर वो रेखा सीधी बनी, सीधी लाइन वाली रेखा, तो हम बोल सकेंगे कि ये जो वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग जो है उनके बीच में संबंध जो है वो कैसा है, संपूर्ण ऋण सहसंबंध। और संपूर्ण ऋण सहसंबंध मतलब कि दोनों का आंसर एक दूसरे से ऑपोजिट तरफ जा रहा है। तो R बराबर आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। उसी तरीके से चौथे नंबर की आकृति देखें तो चौथे नंबर के अंदर भी क्या है कि हमारा जो ग्राफ है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर ऊपर की तरफ जा रहा है। सारे पॉइंट उसी तरीके से बन रहे हैं, पर क्या हो रहा है कि ग्राफ सीधी लाइन में नहीं जा रहा है, टेढ़े मेढ़े पॉइंट बन रहे हैं, पर जा रहा तो राइट साइड से लेफ्ट साइड के साइड ऊपर की तरफ ही है। मतलब कि है तो संबंध ऋण सहसंबंध, पर पूरा ऋण सहसंबंध नहीं है, संपूर्ण ऋण सहसंबंध नहीं है। तो इसको हम बोल सकेंगे कि इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो कैसा है, आंशिक ऋण सहसंबंध है। और आंशिक ऋण सहसंबंध होता है तो आर का आंसर परफेक्ट -1 नहीं होता है, पर आर का आंसर जो है वो -1 के क्या होता है, नजदीक होता है। आर का जो आंसर आएगा वो क्या होगा, -1 के नजदीक। उसी तरीके से पांचवें नंबर की आकृति देखें। पांचवें नंबर की आकृति के अंदर क्या है स्टूडेंट, जो x जो है वो हमने लिया है वस्तु की कीमत, और y जो हमने लिया है वो बारिश, मतलब कि बारिश के सीजन में आने वाली बारिश की भी कितनी बारिश आती है। तो अगर किसी वस्तु की कीमत और बारिश के बीच में आप संबंध ढूंढने के लिए जाओगे तो उन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। वस्तु की कीमत कितनी भी हो उससे बारिश से कोई लेना देना होता नहीं है। मतलब क्या होगा कि अगर हम ग्राफ पेपर पर उन दोनों के पॉइंट को रखेंगे तो इस तरीके के पॉइंट बन रहे हैं। मतलब कि कोई भी प्रकार की आकृति ड्रॉ हो रही नहीं है, ना इस तरीके की, ना इस तरीके की, ना जो अगर हमने धन में देखा है वैसी। तो इस तरीके के पॉइंट अगर आपको मिलते हैं, मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में तो कोई रिलेशन है ही नहीं, तो हम यहां पर बोल पाएंगे कि इन दोनों के बीच में सहसंबंध का क्या है, अभाव। और जब सहसंबंध का अभाव होता है तो हमारा जो आंसर है आर का, वो आर बराबर आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो स्टूडेंट्स, तो ये वाले लेक्चर के अंदर हमने सारी के सारे प्रकार की विकीर्ण आकृति देख ली है। अब विकीर्ण आकृति के ऊपर से ही स्वाध्याय 2.1 है जिसके अंदर 3 सवाल दिए हुए हैं। आगे के लेक्चर में हम उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।